नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बजे हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लेकर राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने जिन्ना को गांधी, नेहरू, पटेल की तरह स्वतंत्रता का नायक बता दिया। बीजेपी ने इसके लिए अखिलेश यादव की जिन्नावादी सोच इसे बता दिया, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे कहा तालिबानी सोच। धुएं में उड़ाने वाले लोगों को धुएं में उड़ा देना है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और इसी बीच अखिलेश यादव के इस बयान से जिन्ना की एंट्री हो गई है। चुनावी सियासत में जिन्ना का जिन जाग उठा है। गांधी, नेहरू और पटेल के साथ जिन्ना की बराबरी कर अखिलेश यादव ने ताक में बैठी बीजेपी को बड़ा हथियार थमा दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। अखिलेश सरकार वल्लभ भाई पटेल के 146वीं जयंती के मौके पर हरदोई जिले के माधोगंज कस्बे में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे। लौह पुरुष की तारीफ में अखिलेश ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, मगर आजादी की लड़ाई में उनके और नेहरू, गांधी के साथ जिन्ना को भी बराबर का शरीक बताकर बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। बीजेपी ने अखिलेश यादव को उनके ज्ञान और मुस्लिम वोट के अरमान दोनों पर घेरा है। 2014 में कितना दावा कर रहे थे, किसी को याद है कि हम 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और श्री मुलायम सिंह यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे? याद है किसी को? याद नहीं याद है? 2017 में भी ये 300 से ज्यादा विधायक जिता रहे थे। 2019 में तो इनको याद कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारियां करने लगे थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश के दिल में, उत्तर प्रदेश वासियों के दिल में नरेंद्र मोदी जी हैं। इशारा साफ है कि जिन्ना पर शुरू हुआ नया विवाद जल्दी थमने वाला नहीं है। भले ही अखिलेश यादव ने हरदोई में योगी सरकार को घेरने के लिए कितने ही मुद्दे क्यों नहीं उठाए। वहीं अयोध्या को लेकर जहां बीजेपी उन्हें घेर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में सीएम आवास में बनाए गए मंदिर की याद दिलाई। आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वही बनाएंगे। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं,
मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि हमारे घर पे मंदिर कितने हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें मैंने मंदिर बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। जिस मंदिर को समाजवादी सरकार और मैंने बनवाया मुख्यमंत्री आवास में, उसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। ये बीजेपी को पता ही नहीं है। मगर इस सब के बीच जिन्ना का विवाद तेज होने के आसार हैं। यूपी में जिन्ना को लेकर विवाद पहली बार नहीं हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जिन्ना का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को देश का दुश्मन बताया था और कहा था कि देश के दुश्मन के लिए किसी के दिल में जगह नहीं। यूपी चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं, मगर सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव के जिन्ना राग ने विरोधियों को मुद्दों से भटककर एक नया एजेंडा खड़ा करने का मौका दे दिया है। प्रशांत पाठक और सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर योगी ने जोरदार पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्नावादी अगर आएंगे तो राम भक्तों पर गोलियां ही चलवाएंगे। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी, भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। भारत के नागरिकों पर नहीं, भारत के श्रद्धालुओं पर नहीं, राम भक्तों पर नहीं, कृष्ण भक्तों पर नहीं। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। योगी सरकार ने T20 वर्ल्ड कप में जीत का जश्न मनाने वालों को जिन्ना कहा था। अब अखिलेश यादव जिन्ना को स्वतंत्रता का नायक बता रहे हैं। चुनाव से पहले जिन्ना के जिन्न को बोतल से निकालना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। अखिलेश ने जिन्ना को आजादी का नायक ऐसे वक्त में बताया है जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई जा रही है। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में सीएम योगी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर साफ कर दिया कि किसी देश के समर्थन में नारेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रति उन्हें हर हाल में अपने सम्मान को व्यक्त भी करना पड़ेगा। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था।
इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस ने 5 जिलों में कार्रवाई की। कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सीएम योगी ने कहा कि उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई जाएगी। पंचायत आज तक में जहां सीएम योगी ने ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी, तो वहीं सहारनपुर में सभा कर रहे ओवैसी ने कहा, योगी आदित्यनाथ सब पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हैं। नहीं, वो क्यों पटाखे फोड़ा, वो क्यों खुशी मनाया? अरे बाबा, देशद्रोही का मुकदमा उसी वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है। कानून को हाथ में बंद लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रति उन्हें हर हाल में अपने सम्मान को व्यक्त भी करना पड़ेगा। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। और हम अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे। पाकिस्तान की जीत पर पटाखों का शोर अभी थमा भी नहीं था कि अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र कर नया तूफान खड़ा कर दिया है। उनका ये बयान बीजेपी को कितना रास आ रहा होगा, ये इस बयान से साफ हो जाएगा। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना करार दिया था। जश्न मनाने वाले हैं भारत की, मतलब एक तरह से खेल में अगर भारत की पराजय हो जाए और पाकिस्तान की जीत हो जाए, और पाकिस्तान की जीत में जो खुशी मनाते हैं तो उनके अंदर तो जिन्ना की ही आत्मा वास करती है, ऐसा मैं मानूंगा। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है। भगत सिंह से लेकर आजाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे लड़ने वाले आसफ अली भी उनमें से एक थे। अखिलेश यादव चाहते तो आसफ अली का भी नाम ले सकते थे, मगर उनकी जुबान से जिन्ना का ही नाम निकला, जिसे लपकने में बीजेपी ने देर नहीं की और उसे उनकी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बता रही है। प्रशांत पाठक और सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में अब तक किसी भी 2 बड़े दलों के बीच चुनावी गठबंधन इन चुनावों के लिए नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी के गठबंधन की बात करीब करीब पक्की हो गई है और इन सब के बीच अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। चुनावी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिन बाहर निकाला तो बीजेपी हमलावर हो गई। ओवैसी ने नाथूराम गोडसे और सावरकर का नाम उछाल दिया। सहारनपुर की रैली के बाद ओवैसी ने गोडसे और सावरकर को लेकर ये बयान दिया। वो दिन दूर नहीं है जब गोडसे के नाम से यूनिवर्सिटी बन जाएगी। इंक्वायरी कमीशन में ये बात साबित हो गई कि सावरकर गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। आप कैसा करेंगे जो गांधी के मर्डर में कॉन्स्पिरेटर, उसका नाम कैसे रखेंगे? ध्रुवीकरण की सियासत के बीच कांग्रेस को अपनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लिहाजा वो सवाल कर रही है कि अगला चुनाव किन मुद्दों पर होगा। वहीं बीजेपी से पूछ रही है कि क्या उसने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। वैसे यूपी चुनाव में सियासी गठजोड़ और समीकरण लगातार बनते बिगाड़ते दिख रहे हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलकर निकले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी से टकरा गए। एयरपोर्ट पर न केवल प्रियंका और जयंत की मुलाकात हुई, बल्कि वो लखनऊ से प्रियंका के साथ कांग्रेस के चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आए। मुलाकात के मायने आंकड़ों से समझे जा सकते हैं। अखिलेश आरएलडी को ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सीट देने को तैयार है, जबकि आरएलडी 70 सीटों पर दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस आरएलडी के बीच तालमेल के कयास इस वजह से भी बढ़ गए हैं क्योंकि कांग्रेस के चुनावी पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने गठबंधन के लिए छोटे दलों को ऑफर दे रखा है। उधर आरएलडी और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें ओवैसी के एक्शन में आने से बढ़ सकती हैं, जो एआईएमआईएम के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं। सहारनपुर में उन्होंने वोट कटवा के टैग को लेकर जवाब दिया। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 2014
मजलिस नहीं लड़ी तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई? 2017 में असेंबली के इंतखाबात हुए, मजलिस 25-27 सीट लड़ी मगर बीजेपी 300 उनके रुकने असेंबली कामयाब हुए। कौन जिम्मेदार? 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, मजलिस नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में, सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 सीट पर कामयाबी हासिल की। बताओ फिर उन तमाम लोकसभा की सीट पर कैसे बीजेपी जीत गई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके वोट की अहमियत नहीं रही है भारत की सियासत में। ओवैसी ने पहले ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, मगर राजभर ने जैसे ही अखिलेश से समझौता किया, ओवैसी ने उनका हाथ झटक दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि अगर विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। कुल 403 सीटों में से बीजेपी ने 312, समाजवादी पार्टी को 47, बीएसपी को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थीं। वहीं आरएलडी को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। इस बार भी कांग्रेस, एसपी, बीएसपी के बीच कोई गठबंधन नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगा रखा है। 40% सीट महिलाओं को देने का वादा कर चुकी प्रियंका गांधी ने आज महिला घोषणा पत्र का ऐलान किया। इसमें छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने के अलावा महिलाओं के लिए कई रियायतों का वादा किया गया है। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। जब मुंबई में समीर वानखेड़े को लेकर मंत्री नवाब मलिक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेर रहे थे, तब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष अपनी बात रखने पहुंचे थे। इससे पहले अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष अनिल हल्दर कल मुंबई के वानखेड़े के परिवार से मिले, जिस पर नवाब मलिक ने फिर से प्रश्न खड़े कर दिए। वक्त कैसे बदलता है उसकी बानगी है ये तस्वीर। चंद रोज पहले तक अपने तीखे तेवरों से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों में हड़कंप मचाने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर आज जब अनुसूचित जाति जनजाति कमीशन के दिल्ली दफ्तर में पहुंचे तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। जाति प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर नौकरी पाने के नवाब मलिक के आरोपों के सिलसिले में समीर वानखेड़े राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आयोग के सामने दलित होने के मूल दस्तावेज भी पेश किए। जो उन्होंने दस्तावेज दिए हैं, उसने अपनी शादी के भी दिए हैं, उन्होंने अपनी जॉब के भी दिए हैं, उन्होंने बाकी आगे की नेक्स्ट मैरिज के भी, सेकंड मैरिज के भी दिए हैं। उन सभी तथ्यों को हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार से बैठ के उनका सत्यापन करना, उनको देखना जरूरी है। अगर वो सत्य हैं तो वे किसी भी उस आधार पे समीर वानखेड़े पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर कोई हमें लगे कि तथ्य अभी जो अधूरे हैं या हमें दिए नहीं जा रहे हैं, तब हम अपनी अलग कमेटी बना सकते हैं। ये कमीशन के पास अधिकार है। जो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, एससी कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब। इससे पहले रविवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर मुंबई में समीर वानखेड़े के घर गए। उन्होंने समीर वानखेड़े के साथ उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और पिता से भी बात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट देखकर लगता है कि वानखेड़े का सर्टिफिकेट सही है। मैंने जो देखा है, और एक आधिकारिक कमीशन के सामने झूठ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, ये तो मैंने बोल रहा है। और सर्टिफिकेट मेरे को देखने के बाद जो अनुभव लगा है वो सर्टिफिकेट सही है। अब मेरे पास खबर लगा है ये लोग कोई साजिश करके, और उनका खुद का भी डर व्यक्त किया मेरे सामने, जिनको कोई चार्ज लगा के फ्रेम करने के कोई ये चक्र चल रहा है, उसको फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन कमीशन सेफ गार्ड रूप से एक अनुसूचित दलित परिवार का पास में आए, इसलिए कमीशन गठित हुआ। समीर वानखेड़े को लेकर अरुण हल्दर के इस बयान पर नवाब मलिक की तरफ से तीखा पलटवार हुआ है। मलिक ने कहा कि धोखाधड़ी के आरोपों से घिरे एक अफसर के घर उनका जाना उचित नहीं। अरुण हल्दर जी का व्यवहार ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है।
सीधे ये कह देना कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। दाऊद वानखेड़े साहब के घर पे चले जाना और वहां पे मीडिया से संवाद करना, मीडिया के जरिए पूरे चित्रीकरण कराना, हमें लगता है ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। इतनी जल्दबाजी उनको क्या है? इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी नवाब मलिक के निशाने पर हैं। कल समीर वानखेड़े का परिवार अठावले से मिला था और इसके बाद अठावले ने नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े को परेशान करने का आरोप लगाया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूं कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीपी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम ऐसा बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है? जिनका काम है जो देश में शेड्यूल कास्ट जाति के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करे, उनके साथ जस्टिस हो, वे स्वयं बैठकर दाऊद वानखेड़े साहब के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गौरतलब है कि नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े जन्म प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर आरक्षण का लाभ उठाते हुए IRS अफसर बने हैं। नवाब मलिक इससे पहले वानखेड़े का निकाहनामा, पहले शादी की तस्वीर और जाति प्रमाण पत्र भी ला चुके हैं, लेकिन समीर वानखेड़े और उनका परिवार आरोपों को नकारता रहा है। सच की लड़ाई है, सच की जीत होगी। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से श्रेय चैटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का आज अंतिम संस्कार। उनकी अंतिम यात्रा में आज लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दिया। पाकिस्तान के विरुद्ध नाराजगी दिखी, बारूदी साजिश का बदला लेने की जिद भी। आज लोगों ने लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। काश कि इसकी नौबत नहीं आती, काश कि ये वीर ऐसे रुलाते अलविदा न कह जाता। काश कि वो एक बार उठ के कह देता कि मैं कहीं नहीं गया, यही हूं आप सबके बीच, बिल्कुल पास में। लेकिन वक्त झूठा नहीं। आतंकियों की बारूदी साजिश ने लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार की जान ले ली। अब लेफ्टिनेंट ऋषि सदा के लिए मौन हो चुके हैं। वो अनंत में विलीन हो गए हैं। जिन गलियों ने उनका बचपन देखा, जहां ऋषि खेले कूदे, पढ़े लिखे, आज वो पूरा इलाका, पूरा बिहार, पूरा देश आंसुओं के सैलाब में डूबा है। लेफ्टिनेंट ऋषि की शहादत को सलामी देने आज हजारों की भीड़ उमड़ी। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि महज 23 साल के ऋषि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बेगूसराय के रहने वाले ऋषि ने राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि माना था। उसी राह पर चलने की कसम खाई थी। तभी तो महज 22 साल की उम्र में ही उन्होंने साल भर पहले सेना ज्वाइन किया था। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जिन कंधों ने ऋषि को खिलाया था, आज उन्हीं कंधों पर उनकी अर्थी थी। पीड़ा मन में है कि मेरे घर का चिराग चला गया, लेकिन एक गौरवशाली क्षण जब देखते हैं, देश के लिए जब लोग करते हैं, हम मरेंगे तो कोई देखने वाला नहीं होगा। आज देख रहे हैं जो स्थिति है, कभी कभी लगता है कि जैसा हम भी इसी तरह से मरें। इसलिए वो बात नहीं है, जिसके अंदर जज्बा है वो देश के लिए करना चाहता है सब। 30 अक्टूबर को राजौरी में हुए बारूदी सुरंग धमाके में लेफ्टिनेंट ऋषि
और सिपाही मंजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रविवार को ऋषि का पार्थिव शरीर राजौरी से जम्मू लाया गया, फिर जम्मू से पटना पहुंचा। वहां डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेताओं ने जांबाज ऋषि के आखिरी दर्शन किए और सलामी दी। पहले ये ज्वाइन किया था आर्मी में, अभी मुश्किल से 23-24 साल का था ही। काफ़ी ब्रिलियंट था, इंट्रोवर्ट था, किसी से कभी कुछ कहता नहीं था, लेकिन तमन्नाएं बहुत थी इसकी। देर रात लेफ्टिनेंट ऋषि का पार्थिव शरीर पटना से उनके घर लाया गया। सुबह अंतिम दर्शन के लिए लेफ्टिनेंट ऋषि के पार्थिव शरीर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में रखा गया। वहां हजारों की भीड़ उमड़ी। लोगों में उस साजिश के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था, जिस वजह से एक वीर जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। वीर जवान के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। और बेगूसराय में गुस्सा कालम ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के नौजवान पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये आक्रोश है पाकिस्तान के कायरतापूर्ण रवैये के कारण। आने वाले दिन ऋषि की शहादत बेकार नहीं जाएगा। घर वाले तो अपने लाडले की शहादत से सुध बुध खो बैठे। इनकी आंसुओं से भरी आंखें काफी कुछ कह रही हैं। अब उनके घर का चिराग उनसे बहुत दूर जा चुका है। ऐसी शहादत पर पूरे देश को नाज है, घर वालों को भी गर्व है। लेकिन तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को जब सामने देखा तो इकलौते बेटे को खोने का गम टूट पड़ा। और समय चला गया, यही बाद में जाता तो उतना दर्द नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा तो केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने भी राष्ट्र को भरोसा दिलाया कि लेफ्टिनेंट ऋषि की शहादत का हिसाब होगा। कि ऋषि का परिवार एक ऐसा परिवार था कि 5-5 लोग राष्ट्र की सेवा में सेना में थे, और इसलिए इसका शहादत का बदला लोग लेकर के रहेंगे। लेफ्टिनेंट ऋषि भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो मिसाल हैं सच्ची राष्ट्र सेवा भावना की, त्याग और बलिदान की। उनकी शहादत को नमन है। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आज लेफ्टिनेंट ऋषि सभी की यादों में हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी जाबाजी के किस्से, उनकी याद लोगों को भावुक कर रही है। और इसी महीने वो अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर आने वाले थे, लेकिन बारूदी साजिश में उनकी जान चली गई। अब घर वालों के आंसू थम नहीं रहे। पूरे बेगूसराय में मातम है। पूरा इलाका पाकिस्तानी विरोधी नारों से गूंज रहा है। हर शख्स इस शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा है। बेसुध माँ बार बार बेटे के बारे में पूछ रही है कि ये भी कोई उम्र थी जाने की। थोड़ा देखो नहीं देखो, 10 दिन हमारा बेटा। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद ऋषि ने अपनी जिद पूरी की। घर वालों ने भी अपने लाडले का कदम कदम पर साथ दिया था। इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी ऋषि कुमार ने, लेकिन राष्ट्र भावना ऐसी कि वो सेना में जाने के अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। एक जिद थी कि तिरंगे की रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे, और ऋषि ने वही किया। बेचारा बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, अनुशासित था और देश के प्रति समर्पित था, जिसका कि सामने दिखा दिया अपना सब कुछ उसमें जा करके। उसकी भावना ही थी देश सेवा की और उसमें गया। पाकिस्तान से लगी सीमा पर अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते अपनी जान न्यौछावर कर दी। हमेशा शालीन भाव से
सबका दिल जीतने वाले ऋषि अपनी पहली ही पोस्टिंग के दौरान जान गंवा बैठे। तस्वीर देखेंगे तो आपको भी मतलब रोना आएगा उसका चेहरा देख करके। इतना माने शालीन और इतना प्रतिभाशाली लड़का था और समाज का एक समझिए कि चिराग था वो मेरे घर का, लेकिन आज रहा नहीं। इसका बेहद मलाल है, लेकिन चूँकि सेना में था, सोच समझ करके ही नौकरी लोग करते हैं सेना में, तो देश के लिए शहीद हुआ है। गौरवशाली बात है यह। बेगूसराय मीरगंज इलाका, इस मोहल्ले की शान थे ऋषि कुमार। इन गलियों में जिंदगी बिताया, पला बढ़ा, लिखा पढ़ा और सेना को अपना करियर बनाया। सेना में खतरे का इल्म तो अच्छी तरह से था, इसके बाद भी हौसला नहीं टूटा, कदम नहीं डिगे। बुलंद जज्बे के साथ ऋषि ने बतौर लेफ्टिनेंट सेना ज्वाइन किया और पहली ही पोस्टिंग में कश्मीर भेज दिए गए। साल भर पहले ही इंजीनियरिंग से लेफ्टिनेंट बने थे ऋषि। 1 माह पहले ही जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। राजौरी सेक्टर में लैंडमाइन ब्लास्ट में लेफ्टिनेंट ऋषि की जान चली गई। उन पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। माँ बाप हमेशा अपने इकलौते बेटे के इंतजार में रहते थे। पिता राजीव रंजन सिंह को भी गर्व था कि उनकी बड़ी बेटी भी सेना में बतौर मेजर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। दामाद भी मेजर के रूप में तैनात हैं और बेटा भी लेफ्टिनेंट था। ऋषि 22 नवंबर से ही छुट्टी पर बेगूसराय में अपने घर आने वाले थे। 29 नवंबर को छोटी बहन की शादी थी। दुर्भाग्य है इतनी जल्दी 1 साल भी पूरा नहीं किया है अभी, चला गया। जाना और रहना कह नहीं सकते हैं। कहीं भी रहता है, यदि उसकी आयु इतनी ही रही होती तो जा सकता था। हाँ, ये बात जरूर थोड़ा सा मन को शांति दे जाती है कि देश के लिए वो लड़का चला गया। खुशियां मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन राजौरी से आए एक कॉल ने खुशियां छीन ली। ऋषि रंजन सिंह की अभी शादी नहीं हुई थी। घर की जिम्मेदारियों को पहले पूरा करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो राष्ट्र के नाम कुर्बान हो गए। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। जियो और गूगल के नए स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट की विशेषताएं और इसके दाम का ऐलान कर दिया गया। स्मार्टफोन को खरीदने के लिए कंपनी ने ग्राहकों को ईएमआई का विकल्प भी दिया है। इसके साथ ही फोन को ईएमआई पर खरीदने के बाद आप 1.5 साल तक रिचार्ज कराने की भी आपको जरूरत नहीं होगी। प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस ये फोन कई नई खूबियों के साथ लॉन्च कर दिया गया है। जियो फोन नेक्स्ट का आगाज हो गया है। गूगल और जियो के बनाए इस फोन को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इसकी कीमतों को लेकर इसकी हर खूबी सामने आ गई है। सबसे पहले इस फोन की कीमत के गणित को समझते हैं। दरअसल वैसे तो इस फोन की कीमत 6,500 रुपए है, लेकिन ग्राहक इसे 2,000 रुपए में खरीद सकते हैं। बाकी की रकम कम से कम 300 रुपए की ईएमआई में चुका सकते हैं, या फिर सारी रकम एक साथ देकर भी इस फोन को खरीदा जा सकता है। Today I am pleased to announce that Google and Jio teams have jointly developed a truly breakthrough smartphone that we are calling JioPhone Next. JioPhone Next is a fully featured smartphone supporting the entire suite of applications from both Google and Jio. अब एक एक करके इस फोन के बॉक्स से लेकर डिजाइन और बैटरी की बात करते हैं। फोन के बॉक्स में फ्रंट पर जियोफोन नेक्स्ट लिखा है, सामने की तरफ फोन का मॉडल है, जबकि नीचे की तरफ क्रिएटेड विद गूगल लिखा है। फोन के दोनों साइड में जियो की ब्रांडिंग है। पीछे की तरफ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस के साथ फोन के फीचर्स का जिक्र किया गया है। यहीं पर क्वालकॉम और प्रगति ओएस का भी जिक्र किया गया है। अब देखते हैं इस फोन का डिजाइन कैसा है। इसके फ्रंट साइड में करीब करीब बेजल स्क्रीन दी गई है। ऊपर की तरफ एक फ्रंट कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर दिए गए हैं। फोन के पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कैमरा लेंस के ठीक नीचे एलईडी फ्लैश दिया गया है। इसके नीचे की तरफ जियो का लोगो दिया गया है और सबसे नीचे स्पीकर ग्रिल लगी है।
फोन के साथ एक काले रंग का चार्जर और केबल दी गई है। ये सामान्य चार्जर है जिसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। हालांकि कंपनी का कहना है कि सिंगल चार्ज पर स्मार्टफोन का बैकअप 36 घंटे का है। इस फोन के साथ ईयरफोन नहीं मिलेगा। JioPhone Next is packed with cutting-edge features like voice assistant, automatic read aloud of screen text, language translation, smart camera with augmented reality filters and much more. फोन को पहली बार ऑन करने पर JioPhone Next के साथ क्रिएटेड विद गूगल लिखा हुआ आएगा। इसके बाद प्रगति OS लिखा हुआ दिखेगा। नीचे की तरफ पावर्ड बाय एंड्रॉइड लिखा हुआ है। इसके OS को गूगल ने बनाया है। फाइनल फोन ऑन होने से पहले स्क्रीन पर जियो का लोगो भी दिखाई देता है। फोन के बैक कवर को यूजर हटा सकता है। इसमें रिमूवेबल बैटरी दी गई है जिसे खराब होने पर आसानी से निकाला जा सकता है। बैक कवर हटाने के बाद सिम और माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट भी नजर आता है। आज तक ब्यूरो। इस बार के फेस्टिव सीजन में मार्केट्स में लोगों की खरीदारी नए नए रिकॉर्ड्स बनाने को तैयार है, लेकिन इस जोश के बीच कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां भी उड़ रही हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लोग भूल गए हैं। त्योहारों के दौरान कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है। फेस्टिव सीजन में पहले ही लोगों की आवाजाही बढ़ने से कोरोना के केस में इजाफा होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस खतरे को ज्यादा डरावना बना रही है लोगों की लापरवाही। दरअसल जिस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना से बचाव का असरदार जरिया माना गया है, उसको लेकर लोगों की बेरुखी त्योहारों का मजा फीका करने पर तुली हुई है। लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक इस बार फेस्टिव सीजन में कोरोना प्रोटोकॉल अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इस सर्वे के मुताबिक महज 2% लोगों को लगता है कि मास्क लगाने के नियमों का पालन हुआ है, जबकि 3% लोगों का मानना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यानी कोरोना से बचाव के मामले में लोग एकदम लापरवाह हो गए हैं। जिस तरह से दुर्गा पूजा के बाद बंगाल में कोरोना के केस बढ़े हैं, उसे देखते हुए लोगों का कोरोना से बचाव को लेकर अपनाया जा रहा ये रवैया भी देश के बाकी हिस्सों में संक्रमण की रफ्तार तेज कर सकता है। लोकल सर्कल ने ये सर्वे सितंबर में किया था। इसके नतीजे स्वास्थ्य मंत्रालय की 6 जुलाई की ब्रीफिंग के मुकाबले काफी अलग रहे हैं। तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि 29% लोगों ने अपने क्षेत्र में मास्क लगाने के नियम के प्रभावी होने का दावा किया था, जो अब लोकल सर्कल के मुताबिक घटकर 2% पर आ गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात जहां जुलाई में 11% लोगों ने मानी थी, तो वहीं अब ये घटकर 3% पर आ गई है। लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवाली के मौके पर लोग कोरोना से बचाव के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। शहरों में दिवाली मेले आयोजित किए जा रहे हैं और लोग बगैर किसी रोक टोक के पार्टियां भी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब लोग 2 साल बाद त्योहारों को उत्साह के साथ मना रहे हैं और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का डर बढ़ गया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि दिवाली मेलों का आयोजन सीमित होना चाहिए और लोगों को भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने से रोकना चाहिए। आज तक ब्यूरो।